नमस्कार। टारगेट विथ अमरेश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अमरेश सिंह आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। हमारे वीडियो को, हमारा जो चैनल है, आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और उसके बाद से बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो जब भी आए तो आपका नोटिफिकेशन तुरंत मिले और उस वीडियो का आप तत्काल जो है लाभ उठा सकें और आगामी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए आप उसकी तैयारी भी कर सकते हैं अच्छे से। तो खैर आइए हम लोग और मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने मित्र यार दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। आपकी भी मेहनत और हमारी मेहनत दोनों रंग लाए, तो साथ ही साथ हम लोग चलते रहते हैं। आइए हम लोग आज बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने जो भी स्ट्रक्चर आप पीछे देख पा रहे हैं, जो मैंने बनाया हुआ है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, मैंने सब कुछ इसमें से बता रखा है। इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो मैंने छोड़ रखा है, सिवाय यहाँ से। इस बात को छोड़ दीजिएगा, इसको मैंने भी डिस्कस नहीं किया हुआ है। और बाकी जितनी सारी चीज़ें हैं मैंने इसको डिस्कस किया है, मैंने इसको पूरे तरीके से बताने का प्रयास किया है और आप अच्छे से वीडियो को देखे होंगे तो आप उसको समझ गए होंगे अच्छे से। तो आइए, इसमें कुछ बातें और हैं जो थोड़ी सी हमारी समझने की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि परीक्षाओं का जो नेचर है थोड़ा सा वन लाइनर क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना, तो उसमें पूछ देता है कि नहीं ये फलाना चीज़ अगर है तो ये क्या होगा, तो इस तरीके के यस या नो में उसका जवाब देना रहता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ से पुटअप कर ले जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, मैंने अपने बता रखा है कि नहीं संसार की सभी जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं, यानी जो भी आप नंबर देख पाते हैं वो सभी की सभी संख्याएं या जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सम्मिश्र संख्या होती है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक हमारा रियल नंबर होता है और दूसरा हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाता है। फिर रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को पुनः दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फ्रैक्शनल नंबर और इंटीजर नंबर, और इंटीजर नंबर को यहाँ पे कई भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो थोड़ी थोड़ी हम लोग इसमें बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि संसार की जितनी सारी संख्याएं होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं होती जरूर हैं, लेकिन सम्मिश्र संख्याओं को दो भाग में डिवाइड किया गया है कि रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर। अगर मैं ये कहूँ कि क्या सभी सम्मिश्र संख्याएं, क्या सभी सम्मिश्र संख्याएं रियल नंबर होती हैं, क्या सभी सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों होती हैं। तो सिर्फ सम्मिश्र संख्याएं सिर्फ वास्तविक संख्या नहीं हो सकती है। लेकिन अगर इसी को मैं उलट करके कहूँ कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्या होती है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्या होती है, तो हम कहेंगे हाँ होती है, सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्या होती है। फिर पुनः बात किया जाए कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, तो हम कहेंगे नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याएं दो रूपों में होती हैं, एक परिमेय संख्या भी होती है और दूसरी अपरिमेय संख्या भी होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, क्या सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, तो हम कहेंगे हाँ होती है, सभी परिमेय संख्याएं हमारी जो होती हैं वह वास्तविक संख्या होती है, या सभी अपरिमेय संख्याएं हमारी वास्तविक संख्या हो सकती है। लेकिन अगर मैं यहीं पे कहूँ कि सभी वास्तविक संख्याएं सिर्फ परिमेय संख्या होती है, तो नहीं हो सकता ऐसा, या सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तविक संख्याएं दो रूपों में डिवाइडेड है, एक हमारा जो है इरेशनल नंबर और दूसरा हमारा रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के रूप में ये डिवाइड किया गया है। तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा और ये स्ट्रक्चर आप जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर रहेगा तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। आप बस एक बार इसको देखेंगे तो आपको समझ में सारी बातें आ जाएंगी। तो आइए हम लोग आगे की बात करते हैं और आगे देखते हैं हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो मैं इसमें सभी चीज़ों को मैंने बता रखा है, आप इसको इस सभी चीज़ों से आप भली बातें परिचित होंगे। अब हम लोग बात करेंगे इंटीजर नंबर के अंतर्गत इवन नंबर और ऑड नंबर यानी सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में बात करेंगे। ये हमें पता है कि आप सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी जरूर होगी, लेकिन छोटी छोटी बातें इसमें और भी हैं, हो सकता है आपको न पता हो तो उसको बताएंगे। और यहाँ पे पूर्णांक संख्याओं को भी डिवाइड किया गया, जिसमें होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर है। फिर यहाँ से प्राइम नंबर को तीन रूपों में डिवाइड किया गया है, रिलेटिव प्राइम, को प्राइम, ट्विन प्राइम, सापेक्षित या अपेक्षित संख्याएं, सअभाज्य संख्याएं और जुड़वा अभाज्य संख्याएं। इसका मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है, इन सभी चीज़ों पर मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो आइए मैं इस सब की बात करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ और थोड़ा सा जगह हो जाए लिखने के लिए, तो मैं इसमें बात करता हूँ। हम लोग को पढ़ना है इवन एंड
ऑड नंबरों के बारे में, यानी सम और विषम संख्या। यह क्या होती है? सम संख्या और विषम संख्या ये क्या होती है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इवन नंबर की बात करेंगे, यानी सम संख्याओं की बात करेंगे। तो सम संख्याओं में अगर मैं आपसे पूछूं कि सम संख्या क्या होती है, तो आपका जवाब वही आएगा कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। बिल्कुल सही है आपका जवाब कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। इसका दूसरा डेफिनेशन यह है कि ऐसी संख्याएं जिनके अंत में शून्य मिले, 2, 4, 6 और 8 प्राप्त होता है, 2, 4, 6 और 8 प्राप्त होता है, ऐसी संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं। क्योंकि ये सारी संख्याएं 2 से कट भी जाती हैं, तो खैर वो तो आप जानते ही हैं। तो हम लोग बात कह रहे थे कि ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 हमें प्राप्त हो जाता है, तो उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। तो ऐसे अगर हम कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हम लिख दें, अगर इससे पूछा जाए कि यह कैसी संख्या है, यह सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो हम देख पा रहे हैं कि इसके अंत में हमें क्या प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है। हमें क्या प्राप्त हुआ है, हमें 2 प्राप्त हुआ है। तो इसलिए यह कैसी संख्या हो जाएगी, यह एक सम संख्या हो जाएगी। अगर इसी के स्थान पे अगर इन सभी सीरीज में से अगर मैं हटा करके अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, जो कि सीरीज में शामिल नहीं है, तो एक किस प्रकार की संख्या हो जाएगी, ये सम संख्या नहीं कहलाएगी। फिर ये जो संख्या लिखी गई है सम संख्या नहीं कहलाई जाएगी, ये ऑड नंबर में विषम संख्या कहलाएगी। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये समझ में आएगी इतनी बातें कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं, या ऐसी संख्याएं जिनके अंत में हमें 0, 2, 4, 6 और 8 प्राप्त होता है उसे सम संख्या कहते हैं। क्लियर है? आइए अब हम देख लेते हैं विषम संख्याओं के बारे में कि विषम संख्याएं क्या होती हैं, यानी ऑड नंबर हमारा क्या होता है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उसे हम विषम संख्या कहते हैं, या ऐसी संख्याएं जिनके अंत में हमें 1, 3, 5, 7 और 9 प्राप्त होता है। जिनके अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 प्राप्त होता है, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, एक ऑड नंबर यानी विषम संख्या कहते हैं। फिर से एक संख्या लिख दे रहे हैं आपके लिए, जैसे एक संख्या लिखी गई है 98262129। तो ये किस प्रकार की संख्या है, तो ये एक विषम संख्या है, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अंत में हमें क्या मिला है, 9 प्राप्त हुआ है। अंत में हमें 9 प्राप्त हुआ है, इसलिए क्या हो गई है, हमारी एक विषम संख्या होगी। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। 2 से पूर्णतः विभाजित होने की बात यहाँ पे है कि कंप्लीटली, यानी जो भी संख्याएं लिखी रहती हैं वो 2 तरीके से विभाजित हो जाती हैं। एक तो पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं और एक जो संख्याएं होती हैं वह आंशिक रूप से विभाजित होती हैं, यानी दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाकर के विभाजित हो जाती हैं। तो जो पूर्णतः विभाजित यानी पार्शियली डिविजिबल और कंप्लीटली डिविजिबल संख्याएं जो होती हैं, इसके बारे में मैंने चर्चा किया, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है पिछले वाली वीडियो में। आप जाकर के वहाँ से उसको कम्प्लीटली देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि नहीं संख्याएँ किस प्रकार से विभाजित हो रही हैं। तो ये तो था हमारा ऑड नंबर और इवन नंबर के बारे में। अब इसके बाद हम लोग सीधे बात करेंगे प्राइम नंबर पे आ जाते हैं। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं को हम लोग देख लेते हैं। अभाज्य संख्याओं ऐसी संख्या होती है, जैसे कि अगर कोई भी संख्या लिखी गई है, संसार की कोई भी आप संख्या ले सकते हैं, कोई भी संख्या लिखी गई है, तो उस संख्या के 2 जो विभाजित करने वाले जो डिजिट होते हैं वो 2 तो उसके कंफर्म रहते हैं, यानी फिक्स रहते हैं कि 2 ऐसी चीज़ें डिजिट हैं जिससे वो विभाजित हो जाएंगी। जैसे कि अगर मैं कोई संख्या लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, तो इसके लिए मैं सोचना नहीं है मुझको, पहले से मुझे पता है कि इसके 2 ऐसे डिजिट जरूर हैं जिससे विभाजित हो जाएगा। पहला तो 1 है और दूसरा ये संख्या खुद है, यानी 1 से और 14 से, यानी 1 से और वह संख्या खुद से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या है, चाहे वो ऑड हो, चाहे इवन हो, चाहे प्राइम हो, चाहे कंपोजिट हो, चाहे जो भी जिस प्रकार की भी संख्या हो, वह यानी 1 से और स्वयं से विभाजित होती है। उसके 2 जो पार्ट होते हैं, यानी 2 जो डिजिट होते हैं वो तो फिक्स रहते हैं। तो इसलिए हम अभाज्य संख्याओं के अगर डिफिनीशन की अगर बात करें, अभाज्य संख्याओं की अगर डिफिनीशन की बात करें,
तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड संभव हो सकते हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड संभव हैं उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्याओं की अगर सीरीज में लिखूं तो मैं कहूँगा जैसे कि 3 को मैं लिख देता हूँ, 3 है, यह एक अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि अगर इसके गुणनखंडों की बात किया जाए यह 1 से और स्वयं से यह संख्या विभाजित हो जाएगी, और इसके अलावा और ऐसी कोई अन्य संख्या नहीं है जिससे यह संख्या विभाजित हो सकती है, इसलिए यह अभाज्य संख्या कहलाएगी। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके भी जो फैक्टर्स हैं वो 1 है और यह संख्या स्वयं है, यानी 1 से और यह संख्या अपने आप से विभाजित हो जाएगी और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो सकती है। अगर मैं 9 की बात करूं यानी 9 की बात करूं तो यह अभाज्य संख्या कैटेगरी में नहीं आएगा, यह अभाज्य संख्या कैटेगरी में, यानी यह अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो देखा जाए तो पहली बात की 2 तो फिक्स हैं, 1 और 9, यानी 1 से और स्वयं से संख्या विभाजित हो जाएगी, लेकिन बीच में एक ऐसी संख्या और है जो इससे विभाजित हो जाएगी, वह है 3। ये 3 से विभाजित हो जाएगी, यानी कुल अगर देखा जाए तो 3 संख्याओं से विभाजित हो रही है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। तो अभाज्य संख्याएं यानी वह संख्याएं जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड संभव होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्याओं की अगर छोटी सी सीरीज की अगर देख लिया जाए तो हमारी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 फिर उसके बाद 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये हमारी छोटी सीरीज है जिसमें आपके 2 से शुरुआत। अभाज्य संख्याओं की गिनती जो होती है वो 2 से ही शुरुआत होती है। अभाज्य संख्याओं की गिनती कहाँ शुरुआत होती है? 2 से शुरुआत होती है। इसको देख करके ये मत सोचिएगा कि नहीं 2 जो है यहाँ पे गलती से लिखा गया है, ये हमने सही से लिखा है। 2 एक अभाज्य संख्या है। अगर इसको अगर आप डिवाइड करना चाहें तो किससे डिवाइड कर सकते हैं? 1 से कर सकते हैं और स्वयं में संख्या है, इसी से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई अन्य संख्या बताइए जिससे ये डिवाइड हो जाए, नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए यह अभाज्य संख्या है। 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इस बात को नोट करिएगा कि 2 एक ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो हो गई अपनी बातें। तो 2, 3 यहाँ पे जितनी भी सीरीज लिखी गई है सबकी सब क्या है? अभाज्य संख्या है। डॉट 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 कर दे रहे हैं, इसके आगे भी और भी इतना ही नहीं है, ठीक है। ये सभी की सभी क्या हमारी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अब अभाज्य संख्याएं और ऑड नंबर यानी विषम संख्याओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि अभाज्य संख्याओं और विषम संख्याओं में क्या रिलेशन होता है, यानी उनके बीच में अंतर क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो अभाज्य होती हैं और अभाज्य होने के साथ साथ वो विषम संख्या भी होती है, लेकिन कुछ ऐसी विषम संख्याएं होती हैं जो अभाज्य संख्या नहीं होती हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यह विषम संख्या है लेकिन यह अभाज्य संख्या नहीं है। यह अभाज्य संख्या है, साथ ही साथ यह विषम संख्या भी है। सबसे पहले मैं ऑड नंबर लिखता हूँ, यानी विषम संख्याओं को लिखता हूँ यहाँ पे, और इसी से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो विषम संख्याओं की गिनती शुरू होती है कहाँ से? 1 से। ठीक है, इतने पे हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सभी की सभी यहाँ पे विषम संख्याएं लिखी गई हैं, यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण तक विभाजित नहीं होती हैं, और ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 हमें प्राप्त होता है, वो सभी की सभी क्या हमारी हैं? अभाज्य विषम संख्याएं
कहलाएंगे। देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको 1, 3, 5, 7, 9 प्राप्त हुआ, फिर से वही 1, 3, 5, 7 और 9 प्राप्त होगा। यानी हमें क्लियर हो गई ये बातें। इसके अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 प्राप्त होता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ से अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि अभाज्य संख्याओं की जो गिनती शुरुआत होती है वो 2 से शुरू होती है। कहाँ शुरू होती है? वह 2 से शुरू होती है, लेकिन यहाँ पे गिनती शुरू हुई है 1 से, तो ये क्या है कि विषम संख्या है। तो इसका हम कह सकते हैं कि 1 जो हमारा है वह अभाज्य संख्या नहीं है, 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, 1 हमारी विषम संख्या हो सकती है, 1 हमारी जो है वह विषम संख्या है, परंतु यह अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ से शुरुआत होती है, अभाज्य संख्याओं की गिनती 2 से शुरू होती है। और आगे बढ़ें तो यहाँ पे आपको रास्ते में मिलेगा कि आपको 9, ये 9 क्या है? विषम संख्या तो है पर यह अभाज्य संख्या नहीं है। 9 हमारी विषम संख्या है पर यह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके अगर मल्टीपल की अगर बात किया जाए तो 1 और ये संख्या खुद है और साथ ही साथ इसके साथ 3 से भी विभाजित यह हो जाएगी। फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको 15 मिल जाएगा, 15 मिलेगा। यह भी हमारी जो है विषम संख्या तो है परंतु यह अभाज्य संख्या नहीं है। अगर इसको अगर देखा जाए तो 1 से और 15 से ये तो यानी संख्या खुद से विभाजित हो जाएगी, साथ ही साथ ये 3 से विभाजित हो जाएगी और साथ ही साथ ये 5 से विभाजित हो जाएगी। तो इसके 5 हमें फैक्टर मिले, यानी 5 गुणनखंड इसके हमारे प्राप्त हो, सॉरी 4 हमारे गुणनखंड जो है कि हमारे प्राप्त हो गए। फिर आप देखेंगे यहाँ पे 21 मिल गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो 25 भी है, 27 भी है। फिर आगे देखेंगे तो आपको 33 भी मिला, 35 है, 39, 45। ये सभी की सभी जो संख्या है जिसको मैंने ग्रीन कलर से सर्कल किया हुआ है, तो ये सभी की सभी हमारी संख्याएं जो हैं, यह सभी संख्याएं विषम संख्या तो हैं परंतु यह अभाज्य संख्या नहीं है। जो भी सर्कल किया गया है सारी चीज़ें, ये सभी की सभी हमारी अभाज्य संख्याओं में की गिनती नहीं हो सकती है, हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। हमें उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो समझ गए इसको। जैसे कि अगर मैं इसकी अगर बात किया जाए तो ये देखिए 1 से और यह संख्या खुद से और साथ ही साथ ये 5 से विभाजित हो जाएगी। और इसी तरीके से इसको भी अगर देखेंगे तो 9 से विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है और 1 से, और उसके बाद से आपके स्वयं से संख्या से विभाजित हो जा रही है। समझ में आई आपकी सारी बातें? यहाँ पे मैंने विषम संख्या और अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने बात किया। तो अब थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या तो होती हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या तो होती हैं, पर सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। फिर से सुन लीजिए, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं परंतु सभी विषम संख्याएं अभाज्य संख्या हो यह जरूरी नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। कुछ होती हैं और कुछ नहीं भी होती हैं। 2 को छोड़ करके, नोट रखिएगा, 2 को छोड़ करके मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2 जो हमारी है यह अभाज्य संख्या है परंतु ये विषम संख्या नहीं, ये एक सम संख्या है। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा, 2 के बारे में मैं अच्छे से बात करूँगा। अब अभाज्य संख्याओं जो है, अभाज्य संख्याओं की कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। अभाज्य संख्याओं को 3 रूपों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो होती है वो हमारी होती है रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में कहें तो सापेक्षिक या अपेक्षित अभाज्य संख्या। रिलेटिव प्राइम नंबर हिंदी में कहें तो सापेक्षित या अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद जो आता है हमारा है वो को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। नेक्स्ट जो है वो ट्विन प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर है। तो यानी इसको 3 रूपों में विभाजित किया गया है, रिलेटिव प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिलेटिव प्राइम नंबर यानी ये संख्याएं किस प्रकार की होती हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर यानी ऐसी संख्याएं होती हैं, मैं लिख दे रहा हूं,
ऐसी संख्याएं ऐसी संख्या है जिनके मध्य गुणनखंडों की संख्या केवल एक हो। रिलेटिव प्राइम नंबर में कहा जा रहा है कि ऐसी संख्याएं जिनके मध्य गुणनखंडों की संख्या केवल एक हो, यानी ये इसमें सिर्फ एक ही गुणनखंड होना चाहिए, एक से अधिक गुणनखंड यानी एक डिजिट के अलावा कोई और अन्य डिजिट से वो संख्या न कटती हो, तो उसे हम रिलेटिव प्राइम नंबर कहते हैं। इसको आसान शब्दों में अगर समझा जाए कि ऐसी कौन सी संख्या होती है, तो पहले मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि 3 और 5 को देख लीजिए, ये हमारे क्या है, रिलेटिव प्राइम नंबर है। कैसे कि इसमें देखा जा रहा है कि इन दोनों के मध्य अगर देखा जा रहा है तो सिर्फ एक ही वो संख्या है जिससे ये दोनों विभाजित हो सकती हैं, इसके अलावा कोई अन्य संख्या से विभाजित दोनों नहीं हो सकते, इसलिए हमारी ये रिलेटिव प्राइम नंबर में आ जाएंगे। अगर 4 और 5 की बात किया जाए तो 4 और 5 के मध्य भी एक ही एक ऐसी संख्या है, यानी 1 है, जिससे इन दोनों का हम विभाजित कर सकते हैं और इसके अलावा कोई भी अन्य संख्या से इसको विभाजित नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पे हमारा जो 5 है वह एक प्राइम नंबर है, यानी एक अभाज्य संख्या है, जबकि हमारा जो 4 है यह एक इवन नंबर है, यानी एक सम संख्या है। ये ऑड नंबर की कैटेगरी में भी आ गया, यानी ऑड नंबर ये इवन नंबर है। और दूसरी की इसकी कैटेगरी जो है यह अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर में भी आ गया। इसके बावजूद भी यह रिलेटिव प्राइम नंबर में आ जाता है, क्योंकि इनके मध्य इसकी जो कंडीशन है, इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यह कह रहा है कि ऐसी संख्याएं जिनके मध्य गुणनखंडों की संख्या केवल एक हो, चाहे वह सम संख्या हो, चाहे वह विषम संख्या हो, चाहे वह भाज्य संख्या हो, चाहे वह अभाज्य संख्या हो, बस हमें एक जोड़ा चाहिए। यानी ऐसी संख्याओं का जोड़ा, यहाँ पे गलती हो गया, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनके मध्य गुणनखंडों की संख्या केवल एक हो। यह एक ऐसी संख्या का जोड़ा है, यानी एक ऐसा पेयर है जिनमें सिर्फ एक से ही यह डिवाइड हो पा रही है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं हो पा रही है। अगर हम बात करें 12 और 15 की, अगर 12 और 15 को भी अगर हम लेके चल रहे हैं, अगर हम कहेंगे क्या ये रिलेटिव प्राइम नंबर है, तो हम कहेंगे नहीं, ये रिलेटिव प्राइम नंबर हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके मध्य एक के अलावा अन्य और भी कोई ऐसी संख्या है जिससे ये डिवाइड हो जाएंगे, और वह है हमारा 3 से। देखिए 3 से हमारा 12 भी डिवाइड हो जाएगा और 15 भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे जो मिल गया, हमें अन्य गुणनखंड भी जब हमें मिल गया, तब यह जो है हमारे रिलेटिव प्राइम नंबर की कैटेगरी में यह नहीं आ सकता है। तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, हम कहेंगे कि 12 और 15 हमारा रिलेटिव प्राइम नंबर नहीं है। अब यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि रिलेटिव प्राइम नंबर में आप कोई भी गिनती करिए, जैसे 1 2, फिर 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 7, 8 9, 9 10, इस तरीके की संख्याओं को भी आप लेकर के चल सकते हैं। ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप कह सकते हैं कि 4 5 है, फिर आप कह सकते हैं कि 5 6 है, 6 7 हो सकता है, 7 8 हो सकता है, 8 9 हो सकता है, 9 10 हो सकता है, 10 11 हो सकता है, 11 12 हो सकता है। अब देख लीजिए इन सभी संख्याओं को इसी तरीके से आगे बढ़ाते लेके चलिए। अब देख लीजिए कि ऐसी कोई संख्या और भी मिल रही है जिससे ये डिवाइड हो जा रहे हैं। अगर इन सभी संख्याओं को अगर आप देख पा रहे हैं तो इस यहीं पे देख लीजिए आप कि ये दोनों जो है ये तो अभाज्य संख्या में नहीं आता है। 9 जो है ना ही हमारी अभाज्य संख्या है और 8 भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बावजूद भी ये हमारे क्या है, रिलेटिव प्राइम नंबर के अंतर्गत ये आ रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनके मध्य गुणनखंडों की संख्या केवल एक ही होनी चाहिए। तो इनके मध्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? सिर्फ एक ही है। एक के अलावा यह दोनों किसी अन्य संख्या से यह नहीं कट सकते हैं, इसलिए रिलेटिव प्राइम नंबर है। क्लियर है? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। ना समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा रिवाइंड करके, आपको जरूर समझ में आएगा।
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला जरूर है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से लोग, इसलिए मैं लिख लिख करके बताना चाह रहा था, इसलिए मैं लिख लिख के बता भी रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा जो आता है को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है। सह अभाज्य संख्याएं, संसार की कोई भी अभाज्य संख्या को उठा लीजिए, कोई भी अभाज्य संख्याओं का एक जोड़ा उठा लीजिए, वो सभी की सभी आपकी सह अभाज्य संख्या के अंतर्गत आएगी। उस पर आपको सोचने की ही जरूरत नहीं है। कोई भी अभाज्य संख्याओं का एक जोड़ा उठा लीजिए, वो सभी की सभी आपकी सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे आप कह सकते हैं कि 7 और 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 7 और 11 कह सकते हैं आप, 11 13 भी हो सकता है आपका, 19 23 भी है आपका। कोई भी संख्या आप उठा करके देख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि 41 17 भी है आपका। ये सभी की सभी क्या आपकी सह अभाज्य संख्या है, यानी को प्राइम नंबर है आपके। अगर इसकी डिफिनेशन की बात किया जाए तो इसकी डिफिनेशन मैं लिख दे रहा हूं। ऐसी इसका डिफिनेशन है कि ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके मध्य उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके मध्य उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए। जैसे पिछले वाले में मैंने अभी बताया कि ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनके मध्य उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए था, तो यहाँ पे लिखा गया कि ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। जबकि पिछले वाले में मैंने बताया कि मैंने कहा कि ऐसी संख्याओं का जोड़ा, वहां पे डिफिनेशन में क्या था, तो वहां की डिफिनेशन में इस तरीके से लिखा था कि ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनके मध्य उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। तो यहीं पे बस चेंजिंग कहाँ पे थी, यहीं पे बस इतनी ही चेंजिंग थी। तो यहाँ पे जोड़ा गया कि ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, जबकि पिछले वाले में मैंने बताया कि ऐसी संख्याओं का जोड़ा, यानी उसमें अभाज्य भाज्य की बात ही नहीं की गई, इसमें डायरेक्ट आपको संख्याओं के बारे में बात की गई, डायरेक्ट आपको संख्याओं के बारे में बात की गई, इसमें अभाज्य अभाज्य संख्या के बारे में बात ही नहीं की गई है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके मध्य उभयनिष्ठ यानी कॉमन जो गुणनखंड यानी फैक्टर जो होने चाहिए वो केवल एक ही होना चाहिए, उसे हम सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर कहते हैं। और मैंने अभी भी एग्जांपल के आपके माध्यम से बताया भी आपको कि कोई भी आप एक अभाज्य संख्याओं का जोड़ा उठा लीजिए, कोई भी आप अभाज्य संख्याओं का जोड़ा उठा लीजिए, उसको आप कह सकते हैं कि वह सह अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं एक से ही कटती हैं और स्वयं से ही कटती हैं, इसके अलावा किसी अन्य से वो कटती ही नहीं है। तो उनके मध्य एक गुणनखंड तो मिल ही गया आपको, वो स्वयं संख्या भी है, तो बात ही खत्म होगी उसकी। समझ आया आपको? तो ये छोटा सा था कि इसमें इतना कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं इसको, ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करेंगे। जुड़वा अभाज्य संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं होती हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं, मैं डिफिनेशन पहले लिख रहा हूं।
डेफिनेशन में कहा गया है कि ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके मध्य का अंतर 2 होना चाहिए। ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा यानी ऐसी अभाज्य संख्याओं का हमारे पास पेयर होना चाहिए जिनके मध्य अंतर जो है यानी उनके बीच का जो अंतर होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं का आपको सोचना भी पड़ जाएगा। जैसे कि अगर हम कहें कि 3 है और इसके बाद से हमारा 5 हो जाएगा। 3 और 5 ये हमारे क्या है, ये ट्विन प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर की बात किया जाए तो इनके बीच जो अंतर है वो कितने का है, 2 का है। इनके बीच अंतर कितने का है, 2 का है। तो इसलिए 3 और 5 हमारे क्या हो गई है, ये ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। 5, 7 भी हमारी क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। इनके मध्य क्या है, 2 का अंतर हमारा है। उसके बाद आप देख सकते हैं इनके भी मध्य क्या है, 2 का अंतर है। ये भी हमारी क्या है, एक ट्विन प्राइम नंबर है। इस तरीके से मतलब आप इस एग्जांपल से आप समझ पा रहे होंगे और बहुत सी संख्याएं सोच पाएंगे। हालांकि वीडियो चल रहा है तो मैं उतना सोच नहीं पाऊंगा ना, तो यहाँ पे और भी बहुत सारी संख्याएं हैं तो आप उसको भली बातें समझ रहे हैं। तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनके मध्य का अंतर कितना होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। तो देख लीजिए 3 और 5 ये हमारे पास क्या है कि अभाज्य संख्याएं हैं जिनके मध्य का अंतर 2 भी है। 5 और 7 इनके भी मध्य का अंतर कितना है, 2 है। और 11 और 13 इनके भी मध्य का अंतर कितना है, 2 है। तो ये हमारी क्या हो गई है, ये हमारी ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हो गई। तो समझ में आया इतनी सारी बातें। तो आज मैंने आपको प्राइम नंबर के बारे में और प्राइम नंबर को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है, उनके किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाई और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। न समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके उसको एक बार पुनः देखिए, जरूर समझ में आएगा। फिर भी न समझ में आए तो मैं तो ही कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपके सभी प्रश्नों के जवाब मैं दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रहने दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर भी करिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे नोटिफिकेशन आपको मिलता ही रहेगा ना। तो आप जो है क्या करेंगे, आगामी परीक्षाओं की तैयारी में विलंब नहीं करेंगे, तुरंत आप उस वीडियो को ओपन करेंगे, खोलेंगे, देखेंगे और तैयारी में लग जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। धन्यवाद।